हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गैसीय स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते जा रहे हैं। तो भाई पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, देखो दो क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ठीक है। इसके अलावा बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था। और लास्ट क्लास में हमने जो जितने भी गैसियस लॉज थे, बॉयल्स लॉ के अलावा येलुसेक हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेट इक्वेशन हो गई और अवोगाड्रो हाइपोथेसिस हो गया, ये सारी चीजें जो है वो हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। अगर आपको इन टॉपिक में से किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप पीछे जाएं, पीछे के लेक्चर्स देखें, अच्छे से देखें। फिर जो है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं भैया जी आइडियल गैस इक्वेशन। देखो जी कि हमने गैसियस लॉज पढ़े है ना। वैसे तो आपको सबको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P = nRT होती है। अब ये इक्वेशन जो आती कैसे है, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो बनती है जितने भी हमारे गैसियस लॉज थे ना, उन सबसे ही बनती है आइडियल गैस इक्वेशन। आप देखो क्या टॉपिक इज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है भैया। देखो ये जितने भी लेक्चर्स है, ठीक है, मैं ये सारे लेक्चर्स इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूं कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो भी इनको देख सके और समझ सके, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी जो है वो किसी तरीके से कोई डाउट ना रहे, उसको भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो हमारी जो मेन वोकेबलरी रहेगी वो तो इंग्लिश रहेगी, जो टर्म रहेंगे बेसिक से वो तो इंग्लिश में रहेंगे, और बाकी समझने का जो तरीका है वो हिंदी में रहेगा, ठीक है। ताकि दोनों ही माध्यम के जो बच्चे हैं वो इसको अच्छे से देख पाए और अच्छे से चीजों को समझ सके, ठीक है। और रही बात हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिखने की, तो भैया मैं यहाँ पर जो कोशिश करता हूँ कि जो भी इंग्लिश टर्म में काम में लूं या जो भी इंग्लिश वोकेबलरी लैंग्वेज जो मैं लिख रहा हूँ उसको मैं इतना सिंप्लीफाई करके लिखूं या इतना आसान करके लिखूं कि आप भी उसको आसानी से समझ सके, ठीक है ना। बाकी जो टेक्निकल जितने भी चीजें हैं, टेक्निकल टर्म जितने भी वो सारे इंग्लिश में रहेंगे, और बाकी जो भी एक ग्रामर जो है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, तो वो आप देख लेना, क्योंकि मैं बहुत ही आसान से लैंग्वेज को फॉर्म करके या लैंग्वेज को थोड़ा सा कन्वर्ट करके बाद में जो है यहाँ पर लिखूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो देखो जरा आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये बनती कैसे है, तो आप देखो पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों चलते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब? टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। फिर जो है मैंने आपको ये कहा कि प्रेशर और टेम्परेचर ये प्रोपोर्शनल होते हैं कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर ये कांस्टेंट होते हैं कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। और ये तीनों के तीनों चीजें जो है वो हम अप्लाई करते हैं किस पर? फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। तो एक ऐसी इक्वेशन बनाई जाए जिसमें तीनों चीजें अच्छे से सेटिस्फाई हो जाए। तो वहां पर मैंने लिखा था कि भैया PV प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल हटाया तो वहां पर कांस्टेंट काम में लिया था K, और यहाँ ये जो K है ना, इसी को हम जो है वो एक कांस्टेंट से लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं R। तो यहां से जो है वो हम ऐसा बोलेंगे PV = RT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। या ये कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। तो हम बोलेंगे कि फॉर n मोल, तो ये हो जाएगा क्या? PV = nRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल। तो ये आ गई कितने मोल के लिए? n मोल के लिए। क्लियर है बात? कौन सी चीजें क्या है ये ध्यान में रखना। तो P जो है ये अपने पास है क्या? प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। फिर V जो है वो अपने पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस की गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो भैया देखो गैस के लिए हम ये बोल देते हैं कि कोई भी आइडियल गैस कंटेनर में जितना भी अवेलेबल वॉल्यूम होता है वो पूरा क्या कर देती है? ऑक्यूपाई कर देती है। तो V हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ गैस। फिर N ये है बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोल। और T जो है ये है भैया हमारे पास क्या? टेम्परेचर इन केल्विन, है ना। कि केल्विन में जो भी टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? T होगा। फिर इसके बाद में आप ये देखना जरा कि हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है R। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दिस इज R, ठीक है। देखो जरा बाकी सारी चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 चीजें हैं। ये अमाउंट है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, तो ये तो हमने मेजरेबल प्रॉपर्टीज में बात कर ली है ना शुरू में। अब बात आती है भैया R की, क्योंकि ये R ही हमारे पास क्या है? यहाँ पर एक नई चीज है, इस R को ही हमें समझना है कि R क्या है।
इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि भैया जी पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू जो कैसी रहती है, सेम रहती है, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, है ना। फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस द वैल्यू ऑफ आर विल बी ऑलवेज सेम, ठीक है, इन कंप्लीट यूनिवर्स, देन दिस इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब भाई हमें तो समझना है कि ये आर जो है ये काम में क्या आता है, किस बारे में आपको बताता है, ठीक। देखना जरा, बहुत ही जरूरी चीज है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी तो सबको आता है। अब हमें इसमें जो आर के बारे में पढ़ना है, पहले हम आर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे कि भैया इस पर सिंपल से क्वेश्चन बनता है आइडियल गैस इक्वेशन में, वो क्वेश्चन जो कैसे बनेंगे, और फिर चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आर। देखो जी, सिग्निफिकेंस ऑफ आर, कि आर जो है वो क्या काम में आता है। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ आर, जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये क्या काम में आएगा। आपने कहा पीवी इक्वल टू एन आर टी, आर की वैल्यू निकाल लेता हूं, प्रेशर वॉल्यूम बाय एन, और ये टी। क्लियर है बात। अब देखो कि अगर मैं जो हो सारा का सारा जो एमके सिस्टम में काम में लूं इसको, ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ये होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। मोल तो मोल होता है, नंबर ऑफ मोल, और टेम्परेचर क्या होता है भैया, केल्विन होता है, ठीक है। तो आप देखो ये कैंसिल हुआ, तो आर की यूनिट आई हमारे पास न्यूटन इंटू मीटर, और ये आया मोल पर केल्विन, ठीक है। ध्यान से देखना कि न्यूटन इंटू मीटर क्या है, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, एनर्जी, या फिर आप बोल दो वर्क डन। तो बेसिकली आर इज इक्वल टू आया, ये आया भैया वर्क डन, ठीक है, डिवाइड बाय मोल इंटू केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास आर जो है वो एक तरीके से आर की यूनिट आप बोल सकते हो निकल के आई है, वर्क डन पर मोल पर केल्विन। तो देखो वर्क डन होता क्या है, ये हम थर्मो में बात करेंगे कि वर्क डन जो एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखो वर्क डन और एनर्जी दोनों की यूनिट कैसी होती है, एक ही होती है। तो वर्क जो है वो कुछ नहीं होता, वर्क एक एनर्जी का ही फॉर्म है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली देखो कोई भी गैस है, अब किसी भी गैस में जो कुछ ना कुछ उसकी पर्टिकुलर एनर्जी रहेगी, तो हम यहाँ पर आर के बारे में बोलते हैं कि भैया वर्क डन फॉर 1 मोल ऑफ गैस पर केल्विन इज नोन एज आर, ठीक है। कि भाई किसी भी गैस के 1 मोल में पर केल्विन पर जितनी एनर्जी स्टोर होती है ना, वही क्या है, आर है। आप ऐसा बोल सकते हो। तो मैं लिखूंगा कि वर्क डन फॉर गैस फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट 1 केल्विन, एट 1 केल्विन बोल दो, या है ना, फॉर पर केल्विन, फॉर पर केल्विन is called या is known as universal gas constant, universal gas constant R, ठीक है। यही क्या होता है भैया, R होता है। ध्यान से स्टेटमेंट में कहीं पूछ लेता है ना कि R दे दिया, कि R के बारे में स्टेटमेंट दे दिया कि R इज वर्क डन फॉर गैस फॉर 1 मोल ऑफ गैस, इस तरीके से स्टेटमेंट बना के दे देगा। तो R बेसिकली जो है ना किसी भी गैस में स्टोर्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि उसके 1 मोल में पर केल्विन पर कितनी एनर्जी स्टोर है, ये होता है R, ठीक है। अब भाई देखो जरा कि हमें तो क्या बात करनी है, हमें तो यूनिट की बात करनी है कि R की जो वैल्यू है ये क्या क्या हो सकती है, ठीक है ना, कि आर की वैल्यू कितनी आएगी। अब हम बोल रहे हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो कुछ तो वैल्यू होगी, हर कांस्टेंट अपने आप में एक वैल्यू रखता है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी। तो आप देखना जरा कि R इक्वल टू आपने लिखा PV बाय NT, यानी कि R की वैल्यू डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब पर डिपेंड करेगी। तो भैया देखो अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर, डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैस के लिए R की वैल्यू भी क्या आ सकती है, डिफरेंट आ सकती है। लेकिन भैया देखो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए R की वैल्यू हमेशा फॉर 1 मोल ऑफ गैस कैलकुलेट करेंगे, गैस के 1 मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे, और वो भी केवल किस पर, एसटीपी पर कैलकुलेट करेंगे, है ना। पहले मैं लिख देता हूं इसको, देखो कि द वैल्यू ऑफ R, द वैल्यू ऑफ R, ठीक है, will be different for different amount of gas at different temperature
एंड प्रेशर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर अगर R की वैल्यू अलग अलग होगी तो फिर ये कांस्टेंट कैसे हुआ? अभी समझाऊंगा भाई कांस्टेंट कैसे हुआ। तो भैया देखो जरा कि द वैल्यू ऑफ R विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन we always calculate value of R, ठीक है, value of R for 1 mole of gas at STP। ठीक है, कि भाई चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए या आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो है वो एसटीपी पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और कितने मोल के लिए, केवल 1 मोल के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब आप समझना इसको कि भाई देखो कि कोई सैंपल है, मान लो इसमें x ग्राम कोई गैस है, ठीक है, x ग्राम ऑफ गैस A, ठीक है, टेम्परेचर मान लो इसका कुछ भी रख रखा है, मान लो 300 केल्विन, प्रेशर इसका कुछ रखा है, मान लो 1 atm रखा है, ठीक है, ये है। अब इस सैंपल के लिए अगर आप R की वैल्यू निकालोगे ना, कुछ वैल्यू आई मान लो y, R इक्वल टू y, कुछ वैल्यू आ गई, मान लो जो भी वैल्यू है R की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक कोई दूसरा अपने पास सैंपल है, मान लो यहाँ पर जो हमारे पास A ग्राम है, मास, टेम्परेचर 400 केल्विन और प्रेशर है 5 atm, ठीक है। इसके लिए आप R की वैल्यू निकालोगे, R की वैल्यू आएगी Z, दोनों के लिए R की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो फिर आप कहोगे कि सर जब R की वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट है तो हमें ये बताओ कि फिर R को आप कांस्टेंट कैसे बोल सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम रहती है। भैया देखो मैंने कहा R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहती है। इस सैंपल के लिए, ये जो पर्टिकुलर सैंपल है ना, इस सैंपल के लिए आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, हमेशा R की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको Y ही मिलेगी। इस पर्टिकुलर सैंपल के लिए आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, यूनिवर्स में आपको कितनी वैल्यू जो है वो Z ही मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि किसी पर्टिकुलर सैंपल के लिए R की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, हर जगह क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो ये है अपने पास क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो बाकी जो है ना, डिफरेंट अमाउंट के लिए डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेशर पर R की वैल्यू क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। लेकिन भैया हाँ, सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे यहां पर 1 मोल एसटीपी है, यहां पर भी 1 मोल एसटीपी है, तो R की वैल्यू दोनों में क्या आएगी, सेम ही आएगी। और यूनिवर्स के हर कोने में R की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम ही रहती है। अब भाई हमें तो जो है ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखो जरा कि R की वैल्यू जो है ना, डिफरेंट यूनिट सिस्टम में डिफरेंट होगी, अलग अलग यूनिट सिस्टम में क्या होगी, R की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। लेकिन हमें जो क्या करना है, एसटीपी पर निकालना है, और एक तरीके से आप बोलोगे कि भाई 1 मोल के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो मैं ये भी लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ R will be different in different unit system, ठीक है। अब अलग अलग यूनिट सिस्टम में R की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा भैया, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो अक्सर जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर समझ में नहीं आता R की कौन सी वैल्यू कब कहाँ कैसे काम में लेनी है ना। ये बहुत बड़ी समस्या है, मेरे साथ भी होती थी, जब मैं पढ़ता था मेरे साथ भी दिक्कत होती थी। लेकिन भैया देखो, चीजों को वही है कि जितना ज्यादा आप उलझा लोगे अपने आप में, उतनी ज्यादा चीजें उलझती जाएगी, उतने ही कंसेप्ट भारी होते जाएंगे। अब चीजों को बहुत ही सिंपल रखें, आसान सा, सिंपल जो भी जनरल चीज है ना, केवल उतना ही सोचें। तो R की वैल्यू देखो, मैं अभी तरीका बताऊंगा R की वैल्यू कब कहां कैसे काम में लेनी है ना। तो सबसे पहला जो है वो R की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे भैया लीटर एटीएम, ठीक है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में। ध्यान से देखिएगा कि R इक्वल टू, आपने क्या कहा, R इक्वल टू हो गया PV बाय RT, ठीक है। तो भैया देखो R इक्वल टू, भैया मेरे पास मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल 1, ठीक, या PV बाय RT, ओहो PV बाय NT, ठीक है। मोल कितने हैं, 1, और STP पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन होगा। मुझे बता दो STP पर प्रेशर कितना होगा, 1 बार होगा। और मुझे बता दो एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है। अरे भाई कितना होता है, एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर देखो सर, अच्छा 1 बार और 1 एटीएम, ये अप्रोक्सीमेट क्या होता है, इक्वल ही होते हैं।
ठीक है ना, दोनों इक्वल ही होते हैं। 1 बार के यूनिट कन्वर्जन मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था। तो आप देखो आर की वैल्यू रखूंगा, प्रेशर कितना रखूंगा 1, वॉल्यूम रखूंगा 22.4, नीचे मोल 1 और ये आ गया 273। तो आर की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे 0.0821, ठीक है। या फिर आप ये बोल दो कितनी आएगी 1/12, जो कि ज्यादा जरूरी है। हम कैलकुलेशन में 1/12 ही काम में लेंगे, लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर इन लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब भाई देखो कहां काम में लेनी है, याद रखना जब भी कहीं पीवी इक्वल टू एनआरटी आप लगा रहे हो तो हमेशा आर की यही वैल्यू काम में लेनी है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी। अरे यार आप खुद सोचो थोड़ा सा कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में लगाऊंगा, मुझे बताओ प्रेशर किस में रखोगे, एटीएम में रखोगे, वॉल्यूम किस में रखोगे, लीटर में रखोगे। तो आर की वो वैल्यू काम में लो ना जिसमें लीटर एटमॉस्फेयर आता है, जिसमें लीटर एटीएम आता है। तो आर की इस वैल्यू में जो कितना 1/12 होती है, 22.4 डिवाइड बाय 273, ये आर की वैल्यू होती है। तो लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू काम में लो, तो ये वैल्यू काम में लेंगे तो बेसिकली हमें जो है वो 0.0821 और 1/12 हम कॉमनली काम में लेते हैं। फिर एक और देखते हैं, दूसरी जो है ये होती है भैया जूल पर मोल पर केल्विन। देखो जूल का मतलब हमें एमकेएस सिस्टम काम में लेना है। तो R इज इक्वल टू आपने कहा क्या PV बाय NT, प्रेशर मुझे बताओ वही एसटीपी पर कैलकुलेट करना। प्रेशर एसटीपी पर कितना होता है 1 बार होता है, 1 बार 1 एटीएम क्या होता है इक्वल होता है। अब भाई हमें तो जो है जूल में यानी न्यूटन इनटू मीटर ये चाहिए। तो भैया बेसिकली जो आप प्रेशर की कौन सी यूनिट काम में लोगे, जूल वाली यूनिट या आप कहो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली यूनिट काम में लोगे। तो हमें पता है कि 1 एटीएम या 1 बार अप्रोक्सीमेटली 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये लो जी, ये प्रेशर की यूनिट हम काम में लेंगे, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें पता है 1 मोल का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, ये लीटर में होता है। लेकिन भाई हमें तो जो है एमके सिस्टम काम में लेना, तो इसको मीटर क्यूब में बदलूंगा इनटू 10⁻³ ये मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम रखूंगा। फिर एन, मोल तो मोल है, तो मोल तो कितना रखना है एक ही रखना है, और टेम्परेचर हमेशा कितना रखना है केल्विन में ही रखना है। तो एसटीपी पर टेम्परेचर कितना 273 केल्विन, ये लो वैल्यूज रखते हैं। तो यहाँ पर R इक्वल टू देखो जरा कि ये तो आया 1.0135 इनटू 10⁵, ये तो P, वॉल्यूम आ गया 22.4 इनटू 10⁻³ और मोल आ गया कितना, मोल हमारे पास आ गया 1 और टेम्परेचर कितना 273, ये ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी 8.3, या फिर बोल दो 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। भैया जी ये आर की सेकंड वैल्यू आ गई जो कि किस सिस्टम में, जूल पर मोल पर केल्विन में है 8.3। अब भाई ये कहां काम में, भैया पीवी इक्वल टू एनआरटी जब भी लगाना हो वहां पर हमें ये वैल्यू काम में नहीं लेनी है, वहां पर तो हमें ये वैल्यू ही काम में लेनी है। तो कहां काम में लें भैया, ये वैल्यू हम अक्सर थर्मोडायनेमिक्स काम में लेते हैं, जहां पर आपको बेसिकली क्या करना होता है, जूल में जो है वो एनर्जी याद रखना, जहां कहीं एनर्जी की बात चल रही हो है ना, जहां कहीं एनर्जी या वर्क डन हो रहा हो वहां अगर आर की वैल्यू की जरूरत पड़े तो आपको 8.3 काम में लेना है। बाकी जब भी पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करो आप हमेशा क्या काम में लोगे, ये वैल्यू ही काम में लोगे, है ना। जहां कहीं पर वॉल्यूम की बात चल रही हो, प्रेशर की बात चल रही हो, वहां पर तो हम काम में लेंगे लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू। जहां कहीं एनर्जी की बात चल रही हो वहां पर हम काम में लेंगे ये वाली जूल वाली वैल्यू काम में लेंगे। क्लियर है बात। फिर देखो और भी कई है, एक जनरल जो है वो पहले मैं आपको जनरल बता देता हूँ, जो जनरल वैल्यूज होती है एक होती है कैलोरीज में, ठीक है। तो कैलोरीज में देखो जरा तीसरी जो है वो अपने पास है यूनिट, इसमें थर्ड है ना, कैलोरी पर मोल केल्विन इनवर्स, कैलोरी पर मोल केल्विन इनवर्स, ठीक है ना, या पर केल्विन। देखो जी आपको ये पता होना चाहिए 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी के इक्वल होता है। तो हमें जो आर की जो वैल्यू है ना ये आई 8.3 जूल, ये 8.3 जूल है, कैलोरी में बदलूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 0.24 ये आ जाएगी कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में। तो डायरेक्टली जो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा कितना 2, है ना। तो 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब मुझे बताओ कि कैलोरी भी किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। तो वहां जहां पर एनर्जी की बात चल रही होगी वहीं पर आप ये चीज काम में लोगे, कैलोरी वाली वैल्यू काम में लोगे। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर देखो ये तो 3 है जो कॉमन है, जो अक्सर जो है वो हम कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चैप्टर में देखने को मिलेगा, या तो 1/12 देखने को मिलेगा या 8.3 या फिर जो आपको 2,
ये 3 वैल्यूज तो आपको अक्सर कॉमनली देखने को मिलती है। अब इनके अलावा भी, ठीक है, आर की बहुत सारी, क्योंकि डिफरेंट यूनिट सिस्टम में आर की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। अब हाँ, किसी पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम में जो पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट, जैसे आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन है ना, तो भैया पूरे यूनिवर्स में कैलोरी में हमेशा इतनी होगी, ठीक है। आर की वैल्यू जूल में इतनी है ना 8.3, तो पूरे यूनिवर्स में इतनी होगी। तो ये चीज ध्यान में रखो कि अब जो अगली वैल्यू है, जैसे आप और भी कई डिफरेंट आप अपने हिसाब से जो इसको कन्वर्ट करके बाद में जो है वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। तरीका मैं बता देता हूं कि आर की वैल्यू जो हम निकालते हैं ये हमेशा 1 मोल के लिए निकालते हैं, पहली बात तो, ठीक है, और एसटीपी पर निकालते हैं। तो बस वही मोल और एसटीपी को आपको क्या करना है, एसटीपी वाली यूनिट्स को चेंज करना है। जैसे चौथी वैल्यू अगर मैं देखूं तो आपको जैसे पूछ लिया, मान लो mmHg, ठीक है, यहां पर दे दिया भैया ml मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब भाई आपको आर की वैल्यू जो इसमें बतानी, सिंपल सा काम कि R इज इक्वल टू क्या, PV बाय NT, ये होता है R। तो देखो कि वही STP है, तो मुझे बताओ टेम्परेचर तो कितना 273, प्रेशर कितना 1 atm या 1 बार, ठीक है। अब एटीएम और बार अप्रोक्स इक्वल होते हैं, तो मुझे बताओ ये कितने mmHg के इक्वल आ जाएगा, 760 mmHg के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एक एटीएम एक बार 760 mmHg के इक्वल होता है। फिर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है 1 मोल का। अब भैया यहाँ पर किस में, पर ml में निकालना है, तो इसको ml में बदल दो, ये लो 10³ ml, ये वॉल्यूम रख दूंगा, और मोल तो कितना रखना है, एक ही रखना है। तो यहाँ पर देखो R इक्वल टू प्रेशर कितना रखूं 760, वॉल्यूम कितना रखूं 22,400, मोल 1 डिवाइड बाय 273, ये लो जिसको सॉल्व कर दो, ये R की वैल्यू आ गई mmHg ml, ठीक है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स पे। आप जो हो इसको ऐसे भी बदल सकते हो, जैसे मान लो मैंने आपको पूछ लिया कि अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है, इसमें पूछ लिया आप अर्ग क्या है, एनर्जी की यूनिट है, और एनर्जी के टर्म में आर की कौन सी वैल्यू थी अभी, आर इक्वल टू था कितना 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब भाई जूल और अर्ग का रिलेशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया 1 जूल जो होता है ये होता है 10⁷ अर्ग के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा आर की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 8.3 इंटू 10⁷ अर्ग मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये एक और आर की वैल्यू आ गई। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, या आप कंसेप्ट को समझो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ आर इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, क्वेश्चन ऐसा आएगा, और वहां पर जो आपको अलग अलग यूनिट दे देगा, जरूरी थोड़ी mmHg दे, सेंटीमीटर ऑफ Hg दे सकता है आपको, जो इसके अलावा जो बार Hg या बार इधर ml मोल केल्विन इनवर्स इस तरीके से दे सकता है, कोई भी यूनिट जो है वो कन्वर्ट करके आपको दे सकता है। तो आपको जो है वो सारी चीजें जो इस तरीके से समझना है इसको कि भाई आर की जो है वैल्यू अलग अलग यूनिट में अलग अलग हो सकती है, यूनिट कन्वर्जन आपको इस तरीके से करना है कि 1 मोल एसटीपी पर वॉल्यूम कितना 22.4 और प्रेशर जो 1 एटीएम होता है, तो इसको कन्वर्जन कर दो आपको जो भी रिक्वायर्ड यूनिट है उसके अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से मेरी सारी चीजें जो आपके समझ में आई होगी। ये होता है भैया आर, है ना। सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है आर का, कि भैया ये वर्क डन को इंडिकेट करता है, एनर्जी के बारे में बताता है कि 1 मोल गैस में पर केल्विन पर कितनी एनर्जी स्टोर है, ये होता है आर। क्लियर है बात। तो भैया देखो नेक्स्ट हम चलते हैं, PV इक्वल टू nRT हमने पढ़ लिया, R को बहुत ध्यान से हमने पढ़ा, अच्छा लगा, मजा आया होगा, है ना। कि फिर देखो जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन सबको आती है, पता है क्या होती है, ठीक है। इस पर करते हैं क्वेश्चन, सीधा सा काम है कि भाई PV इक्वल टू nRT में हमारे पास चीजें हैं टोटल 4, ठीक है। R की वैल्यू तो हमें पता है कि जब भी PV इक्वल टू nRT लगानी तो 1/12 ही काम में लेनी है, तो R के अलावा टोटल चीजें कितनी है 4, क्या प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया और मोल हो गया। तो इन 4 में से कोई 3 चीजें आपके पास होगी, चौथी चीज आपको पूछेगा। और बाकी मैंने तो आपको बता दिया पहले ही कि पूरे गैस स्टेट में कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अटक जाओ, एक बार मेरे भाई PV इक्वल टू nRT के पास जरूर चले आना, आप खाली हाथ नहीं जाओगे, बिल्कुल यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही। देखिएगा क्वेश्चन देखो, है ना। आपको ये बोला है कि 100 ग्राम या if 20 ग्राम of a gas occupies, ठीक है, 5 लीटर वॉल्यूम
300 Kelvin temperature and 380 mmHg pressure, ठीक है, then calculate the number of molecules in its 100 ग्राम। ठीक है, देखो जी ऐसा क्वेश्चन है कि अब जो है ना आपको जो है वो ये बोल रखा है कि कोई गैस है, उसका 20 ग्राम इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, 100 ग्राम में मॉलिक्यूल। वही बात भैया जी, गैस की कोई भी बात आ जाए ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर जब क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो हमें थोड़ी ना पता है ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। ठीक है, तो हम गैसेस स्टेट लगाएं, कौन सा लगाएं, ध्यान रखो गैसों की कोई भी बात हो, गैस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जब कोई आइडिया नहीं लगे, जब कोई जो है उस पे फ्लो चार्ट नहीं बन रहा है, जब आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो क्वेश्चन को पढ़ते ही अप्रोच मिल जाती है कि भाई ये क्वेश्चन अच्छा कि यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर ये फ्लो डायग्राम बन रहा है, ये अप्रोच लग रही है, ठीक है, तब तो ठीक है मामला। और भैया बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही है ना, बिल्कुल अप्रोच नहीं लग रही है, इसका मतलब आपको अभी पढ़ने की जरूरत है, आपको नोट्स ध्यान से पढ़ने हैं। और आपको नोट्स ध्यान से पढ़ने, आप कई बार जो हमारे सामने ऐसी समस्या आती है कि सब पढ़ते खूब है, ठीक है, खूब पढ़ते हैं, और लेकिन जो नंबर नहीं आते, मार्क्स नहीं आते हैं, जब माइनर होता है, जब टेस्ट होता है तो उसमें नंबर नहीं आते हैं। अब इसका क्या करें? तो भाई सीधा सा काम, आप पढ़ते हो लेकिन खाली किताब सामने लेके बैठने से जो काम नहीं चलता है। वो पढ़ाई जो है ना, वो आपने खाली पढ़ी है, उसको गुणा नहीं है। जब तक आप चीजों को गुणना नहीं सीखेंगे तब तक जो है भैया आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आप जो पढ़ो तो ध्यान रखो, कॉपी पेन हमेशा हाथ में रखो, पेन हमेशा हाथ में रखो, और चीजों को जो है एक एक चीज को मेंशन करो कि भाई ये चीज गिवन है, ये चीज पूछी है, और इसके अलावा जो है ना इसका मतलब क्या होता है, चीजों को जो है वो समझो, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को पकड़ो। ठीक है, और यहां पर मैं आपको कंसेप्ट ये बता रहा हूं कि गैस स्टेट से कोई क्वेश्चन आए या गैस के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो बेसिकली आपको क्या करना है, वहां पर एक ही काम करना है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी के पास चले आओ। अगर फ्लो चार्ट नहीं बन रहा है, अगर कोई आइडिया नहीं लग रहा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी के पास चले आओ, ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहां पर देखना जरा कि जो चीज गिवन है कि वो ये है कि 20 ग्राम गैस का मास गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर गिवन है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या कहती है, देखो जरा कि प्रेशर कितना है आपके पास, प्रेशर है भैया अपने पास बेसिकली 380। याद रखना कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में मैंने आर की वैल्यू बताई कितनी, लीटर एटमॉस्फेयर वाली, 1/12 वैल्यू आपको काम में लेनी है। अब यहां पर जो प्रेशर दे रखा 380 mmHg, तो पहले इसको एटीएम में बदलना पड़ेगा। 380 डिवाइड बाय कितना, 760, और वॉल्यूम जो है 5 लीटर है, ध्यान रखना वॉल्यूम लीटर में रखना है। नंबर ऑफ मोल, अब आपको मास गिवन है, मुझे बताओ मास गिवन होता है तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 20, और मोलर मास मान लो उस गैस का कितना है m, और r तो कितना है 1/12, और टेम्परेचर कितना 300, ये कैंसिल हुआ कितनी बार 25 टाइम्स, और ये जो कितनी बार जाएगा 2, ये 4, तो हमारे पास मोलर मास देखो कितना आया 100 200। ठीक है, ये हमारे पास मोलर मास आ गया, और मोलर मास आ गया तो अब आपको पूछा क्या, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इट्स 100 ग्राम। तो एक काम करते हैं, मोल निकाल लेते हैं गैस की। तो मोल निकालने का तरीका, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना मोल आया 1/2, और मोल आ गया तो भैया मुझे बता दो मॉलिक्यूल कितने आएंगे। तो ये चीज मैं मोल कंसेप्ट सिखा चुका हूं कि एक मोल में हमेशा कितने होते हैं, Na होते हैं, तो यहां पर मॉलिक्यूल आएंगे कितने, Na/2। ठीक है, तो ये आंसर है Na/2। सिंपल सा काम होगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी में हमारे पास चीजें कितनी है, 4 चीजें, 4 में से 3 चीजें होगी, चौथी आपको पूछेगा। जैसे आपको ये बोल दिया कि भाई इफ वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 15, then calculate ठीक है the volume of 45 gram of gas at 2 atm pressure and 400 Kelvin। ठीक है, अगेन वही बात कि भाई देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी से।
तो आपको ये बोल रखा है कि गैस की वेपर डेंसिटी दे दी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर किसी क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे तो वहां पर आपको करना क्या होता है, वेपर डेंसिटी अगर दे रहा है तो आप समझ जाओ कि मोलर मास दे रखा है, तो मुझे बता दो वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी निकालने का तरीका मोलर मास बाय 2, तो मोलर मास आ गया कितना 30, ये तो आ गया हमारे पास मोलर मास। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ से जो हम एक काम करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाता हूँ। ठीक है, प्रेशर कितना दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 2, वॉल्यूम आपको पूछा है एन की वैल्यू 45 ग्राम में आपको जो है वॉल्यूम पूछा है, तो एन कैसे निकालूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना 30, आर की वैल्यू 1/12 और ये कितना आ गया 400। खत्म बात। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। जो भी चीजें सॉल्व होती है तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, देखो ये तो नीचे जाएगा तो 45 या 30 इंटू 12 और ये कितना 400 और नीचे कितना है 2। जो चीजें कैंसिल होती है उनको कैंसिल करो, ये जाएगा 10, ये 3। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 450 डिवाइड बाय ये कितना आएगा 980, इतना लीटर। ठीक है, जो भी आंसर आता है ये। ठीक, और देखो जरा एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अच्छा एक चीज और कि पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे ना, तो आपने इससे पहले वो जितने भी गैसियस लॉस पढ़े हैं है ना, उनसे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो वो भी आप यहां से सॉल्व कर पाओगे आसानी से, क्योंकि भैया वहां पर जो है कोई ना कोई चीज कांस्टेंट होगी, और पीवी इक्वल टू एनआरटी में आपने जो चीज कांस्टेंट रखी है वो चीज लास्ट में क्या हो जाएगी, अपने आप कैंसिल हो जाएगी। तो गैसियस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप जो है यहां से सॉल्व कर दोगे अगर आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे तो। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये बोला है इफ द मास ऑफ 1 liter of a gas is same as mass of 1 liter of C2H6 at same temperature and pressure, then at what temperature that gas या at what temperature 10 gram of that gas will occupies, ठीक है, will occupies 20 liter volume at 4 atm pressure। ठीक है, देखो जी क्वेश्चन ऐसा है, वही बात कि भाई पी इक्वल टू एनआरटी, केवल इतना ध्यान में रखो 4 चीजें होगी, 4 में से 3 होगी, चौथी आपको पूछेगा, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कि मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि करना क्या है और इस लाइन का क्या मतलब है, मुझे ये भी नहीं पता है। एक बार पी इक्वल टू एनआरटी लिख के देखते हैं कि देखो पी इक्वल टू एनआरटी है ना, प्रेशर आपको प्रेशर मेंशन है क्वेश्चन में, बिल्कुल है, कितना 4। आपको वॉल्यूम गिवन है क्या, वॉल्यूम बिल्कुल गिवन है, कितना 20। ठीक है, फिर आपको देखो एन आर तो हमें पता है 1/12। टेम्परेचर आपको पूछा है भाई, कितना तो बता ही सकते हो ना, क्वेश्चन पूछा क्या एट व्हाट टेम्परेचर, आपको पूछा एट व्हाट टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर पूछा है। रही बात मोल की, तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो क्या पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर 10 ग्राम ऑफ दैट गैस विल ऑक्यूपाइज 20 लीटर वॉल्यूम, यानी कि इसका मास गिवन है कितना 10 ग्राम, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अगर मेरे पास जो है यहाँ पर मोलर मास आ जाए कुछ भी जुगाड़ करके तो टेम्परेचर आ जाएगा, बस ये काम करता है। तो देखो जी मोलर मास निकालने के लिए उसने एक लाइन दे रखी है कि मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस इज सेम एज मास ऑफ 1 लीटर ऑफ C2H6। ठीक है, कि जितने 1 लीटर का मास C2H6 का है उतना ही 1 लीटर का मास उस गैस का है। तो मैं बोलूंगा देखो दोनों का मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस ये इक्वल है किसके, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ C2H6। अगर दोनों के 1-1 लीटर का मास बराबर है तो मुझे बताओ दोनों के 22.4 लीटर का मास भी क्या होगा, इक्वल होगा। मैं ऐसा बोलूंगा मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस दिस विल बी इक्वल टू क्या, मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ C2H6। ठीक है भैया जी, 22.4 लीटर का मतलब क्या है, 1 मोल
और इसका भी कितना 1 मोल। और मुझे बता दो 1 मोल का मास ही क्या होता है, मोलर मास होता है, मास ऑफ 1 मोल इज मोलर मास। तो मुझे बता दो C2H6 का मोलर मास कितना है 30। तो इसके 1 मोल का मास 30 है, तो यानी इसके भी 1 मोल का मास कितना आएगा 30, यानी कि इसका मोलर मास आ गया गैस का कितना 30। ये तो क्वेश्चन में जो लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डील करना आपको। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा कितना 30 और 30 रखा तो ये कैंसिल हुआ और हमें क्या करना है टेम्परेचर निकालना। तो ये आ गया 80 है ना into 3 36, ये आएगा केल्विन में। ये इस टेम्परेचर पर जो है ना ये जो पूछा है उस कंडीशन की वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको PV=nRT से पूछेगा। और भी कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, है ना। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट देखना जरा, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो अगला जो पॉइंट है ना अपना इस चैप्टर में बहुत ही जरूरी पॉइंट है, ठीक है। और PV=nRT के बाद में वही है, इसके बाद में हम अलग तरीके के प्रॉब्लम्स करेंगे। देखो टॉपिक है भैया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बहुत ही जरूरी टॉपिक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये चीज जो आगे केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पार्शियल प्रेशर काम में आएगा। आप ये मान के चलो काम में आता ही है पार्शियल प्रेशर। तो टॉपिक इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये टॉपिक है, शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा DLPP, ठीक है। देखो क्या होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं। डाल्टन देखो ये कहता है कि हमारे पास कोई कंटेनर है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो गैसेस होती है ना ये क्या करती है भैया कंटेनर की दीवार पर प्रेशर लगाती है। सारी गैसें मिलकर कंटेनर की दीवार पर प्रेशर लगाती है। ये गैसियस मिक्सचर है, मान लो इसमें A है, B है और ये है C, ठीक है। मान लो 3 गैसें और ये सारी गैसें मिलकर कंटेनर के दीवार पर प्रेशर लगा रही है। क्यों लगाती है प्रेशर, तो इसका कारण तो हम केटीजी में पढ़ेंगे। तो सारी गैसें मिलकर कंटेनर की दीवार पर प्रेशर लगा रही है। मान लो तीनों गैसें मिलकर जो है ना ये यहाँ पर 15 atm का प्रेशर अप्लाई कर रही है इस दीवार पर, ठीक है। पूरे कंटेनर में तीनों गैसों का मिलाकर कितना 15 है। अब इस 15 में से किसी इंडिविजुअल गैस का फ्रैक्शन कितना है वो होता है पार्शियल प्रेशर। कि भैया मैं आपको कहूं कि मान लो आप 5 दोस्तों सबको मिलकर दीवार पर धक्का लगाने के लिए बोलूं, आप सबने जो मिलकर दीवार पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 1000 न्यूटन में से किसी एक पर्टिकुलर का हिस्सा कितना है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आपका पार्शियल फोर्स, ठीक है, कि पार्शियली कितना फोर्स उसने लगाया है। ठीक ऐसे ही टोटल जो इन तीनों ने मिलकर 15 atm का प्रेशर लगाया, तो 15 में से किसी एक पर्टिकुलर का कितना है कि ए ने मान लो अगर 5 atm का लगाया प्रेशर 15 से, तो ए का पार्शियल प्रेशर हो गया कितना 5, ठीक है। इसने जो है वो 7 atm का प्रेशर लगाया है, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर कितना हो गया 7 हो गया। इसने 3 atm का लगाया है, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो टोटल प्रेशर में से किसी एक का इंडिविजुअल फ्रैक्शन कितना है उसको हम क्या बोलते हैं भैया पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज जो आपकी क्लियर हुई होगी। तो डाल्टन ये कहता है, देखो मैं ऐसा बोलूंगा, इसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू DLPP, ठीक है, द सम ऑफ पार्शियल pressure of all components of mixture, है ना, of any gaseous mixture, all components of any gaseous mixture will be equal to the total pressure applied by mixture, ठीक है। यह है इसको लिखने का तरीका, ठीक है, कि भैया जितने भी गैसें हैं, हाँ, जितने भी कंपोनेंट है मिक्सचर के, उन सब के पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। अब आप देखो जरा कि मान लो हमारे पास कंडीशन ऐसी है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने गैसें भर रखी है, मान लो गैस है A, ये है B, ये है C, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि P टोटल जो होगा ये हमारे पास होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B
प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, के सबके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल जो हो क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, अब देखो कि ये पार्शियल प्रेशर जो है ना वो हम कैसे कैलकुलेट करें, निकाले कैसे पार्शियल प्रेशर, कि अगर आपको किसी इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो इसको आप यूं समझना कि अगर मैं क्या कहूं कि मान लो इस कंटेनर में है ना, इसके मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज Nb एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज Nc। ठीक है, अगर मान लो इनके ये मोल है तो मुझे बता दो कंटेनर में टोटल मोल कितने होंगे, टोटल, तो टोटल मोल हमारे पास आएंगे कितने, Na प्लस Nb प्लस Nc, दीज आर द टोटल मोल्स। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहूंगा कि फोर कंप्लीट कंटेनर, पूरे कंटेनर के लिए। ठीक है, मुझे बताओ कि इस कंटेनर का कुछ ना कुछ जो वो टेम्परेचर होगा, जितना टेम्परेचर जो ए का होगा उतना ही बी उतना ही सी, सबका टेम्परेचर क्या रहना, सेम ही रहना। क्यों, क्योंकि भैया तीनों गैसें एक ही कंटेनर में है, एक कंटेनर में तीन गैसें हैं, सबका टेम्परेचर अलग नहीं हो सकता, थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा, तो तीनों का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, फिर मुझे बताओ कि तीनों गैसेस जो है इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि गैसेस हमेशा कंटेनर का अवेलेबल वॉल्यूम क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। तीनों गैसेस का टेम्परेचर सेम, तीनों का जो वॉल्यूम क्या है, सेम है, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, अलग अलग है, तीनों का प्रेशर भी क्या होगा, अलग होगा, मोल अलग है तो प्रेशर भी अलग होगा। लेकिन मैं पूरे कंटेनर पर जो है P = nRT लगाऊंगा तो कंटेनर का टोटल प्रेशर तो कितना है, P टोटल, वॉल्यूम कितना मान लो V = N टोटल और ये RT, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरे कंटेनर पर मैं केवल एक इंडिविजुअल गैस 4 गैस A, मैं केवल जो है ना वो A पर अगर P = nRT लगाऊं तो मुझे बताओ यहां पर प्रेशर किसका रखूंगा, A का ही रखूंगा, तो मैं लिखूंगा PA × V = NART, ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और PA क्या है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A, क्योंकि हम केवल यहां पर A को कंसीडर कर रहे हैं तो दिस विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PA इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ठीक, फिर भैया मैं अगर केवल गैस B की बात करूं, फॉर गैस B, तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, PB = NBRT, ये होगी इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड बोल देता हूं। ठीक है, और PB क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, है ना, मैं केवल C की बात करूं, फॉर गैस C, तो आएगा PC V = NCRT। ओ NCRT बहुत ही जरूरी टॉपिक, NCRT पढ़ो, है ना, तो ये आएगा अपने पास क्या, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, मैं काम करता हूं इक्वेशन नंबर 2/1 कर देता हूं कि 2 को जो है वो 1 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो देखो क्या बनेगा, यहां पर आएगा PAV, यहां पर आएगा P टोटल इंटू V, दूसरी तरफ हमारे पास आएगा NART डिवाइड बाय यहां क्या आएगा N टोटल RT कैंसिल हुआ, V से V कैंसिल हुआ, इक्वेशन बनी PA/P टोटल इज इक्वल टू Na/N टोटल। आप याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें बताया था कि भाई किसी भी मिक्सचर में किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कितनी होती है, खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल, यही मोल फ्रैक्शन होती है, खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल। ध्यान से देखो ये क्या है, एक के मोल डिवाइड बाय सबके मोल, यही क्या है, मोल फ्रैक्शन है, एक ही मोल फ्रैक्शन है, तो मैं बोलूंगा कि PA/P टोटल दिस विल बी इक्वल टू XA, तो PA इक्वल टू आया भैया क्या, P टोटल या XA into P टोटल। भैया दिस इज द कंक्लूजन एंड फाइनल रिजल्ट। जो आपको ध्यान में रखना है कि A का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर, कि कंटेनर में जितना भी टोटल प्रेशर है उसको अगर आप जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो उसकी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही मान लो आपको अगर B का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, इसको मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, अगर आपको B का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मैं यूं लिखूंगा, देखिएगा कि यहां पर क्या आएगा भैया, इक्वेशन नंबर जो अपने पास बनी थी कौन सी, तीसरी को डिवाइड कर दो किससे, फर्स्ट से, तो क्या बनेगी इक्वेशन, PBV/P टोटल इंटू V इज इक्वल टू NBRT, यहां पर क्या आएगा NTRT। ठीक है, ये कंडीशन है, तो जो चीजें कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो। अगेन देखो PB/T
और ये खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा Pb इक्वल टू ये आया क्या Xb इंटू पी टोटल। ठीक ऐसे ही अगर इक्वेशन नंबर 4 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा क्या PCB डिवाइड बाय PTB इक्वल टू NC RT डिवाइड बाय NT RT। ये सब कुछ कैंसिल हुआ तो PC इक्वल टू निकल के आएगा क्या XC इंटू P टोटल। ये ठीक है। तो यानी कि कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन ये है ना। क्या लिखूंगा देखो जरा, ये तो नोट कर लिया होगा आपने, इसको तो मैं मिटा देता हूं भैया। देखो इसको कोई डेराइव नहीं करवाता है, जनरली क्लास में लिखते हैं तो डायरेक्टली लिख देते हैं। ये कंक्लूजन जो है फाइनल यही है, हालांकि काम में भी यही आएगा ज्यादातर। आप देखो मैं यूं बोलूंगा कि पार्शियल प्रेशर ठीक है, क्या आया तरीका, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, बस ठीक है। कि जिस कंपोनेंट की पार्शियल प्रेशर निकालनी है उसकी मोल फ्रैक्शन और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, टोटल प्रेशर से। दिस शुड बी मेमोराइज। इसको जो आप याद रख लो, ध्यान में रख लो, कुछ भी कर दो, बस ये दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, ये है भैया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब देखो कि एक चीज यहां पर बहुत ही ध्यान देने वाली है जो कि आपको याद रखनी है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। ये केवल और केवल वही लगेगा जहां पर मिक्सचर जो कैसा हो, नॉन रिएक्टिंग हो। ये लिख देता हूं मैं, है ना। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। ठीक है, ये केवल और केवल वही लगेगा जहां पर मिक्सचर जो हो कैसा हो, नॉन रिएक्टिंग हो। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि अगर मिक्सचर के कंपोनेंट आपस में रिएक्ट कर गए ना तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन जो है, नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे, और मोल चेंज हो गए तो मोल फ्रैक्शन बदल गई, मोल फ्रैक्शन बदल गई तो भैया उस केस में पार्शियल प्रेशर भी चेंज होगा ही होगा, है ना। तो ध्यान रखो कि ये जितनी भी बातें हमने करी है केवल और केवल नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर के लिए ही है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपके समझ पे आ। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे मैंने क्वेश्चन लिखाया कि इन which of the following given mixture DLPP is not applicable। ठीक है, कि जैसे applicable at room temperature। ठीक है, पहला आपको दे दिया H2 प्लस O2, दूसरा हीलियम प्लस नियोन, तीसरा मैंने दे दिया NH3 प्लस HCl, और चौथा मैंने दे दिया F2 प्लस नियोन। ठीक है, अब ये चार मैंने आपको मिक्सचर दे दिया, पूछ लिया कि कहाँ DLPP नहीं लगेगा, तो भैया वहां पर नहीं लगेगा जहां गैसें आपस में रिएक्शन कर जाती है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन और O2 रूम टेम्परेचर पर H2 और O2 कभी रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एटमॉस्फेयर की सारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब तक वाटर में कन्वर्ट हो चुकी होती। हीलियम नियोन ये तो वैसे भी नट गैसेस है, वैसे भी रिएक्शन नहीं करेगी। भैया अमोनिया और HCl ये दोनों जो ना ये रिएक्शन कर जाती है, और दोनों रिएक्शन करके NH4Cl जो है वो बना लेंगे, तो ये रिएक्शन कर जाएगी। यहां हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं लगा पाएंगे। फिर देखो फ्लोरीन और नियोन वैसे भी नट गैस है, यहां पर भी हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये है DLPP। और देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखो और इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको बिठा देता हूं भैया। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये आगे भी खूब काम में आता है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वहां पर भी हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, आसान सा काम है कि किसी भी गैस का अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसकी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा कि आपको मैंने बोला है कि कंटेनर is filled with 2.8 ग्राम N2। ठीक है, फिर आपको बोला है 2 ग्राम H2 एंड 1.6 ग्राम O2 एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इफ
टोटल प्रेशर exerted by mixture is 10 atm, then calculate, ठीक है, then calculate the partial pressure of each gas, ठीक है। बहुत ही आसान सा काम, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। वीडियो पोस्ट करो, खुद क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं बता देता हूं आपको। देखो जी, क्या आपको हर एक क्वेश्चन का पार्शियल प्रेशर पूछा है, तो हमारे पास कंटेनर जो है, पहली बात तो सारी की सारी गैसें जो कैसी है, नॉन रिएक्टिंग है रूम टेम्परेचर पर। तो आप देखो कि हमारे पास इस कंटेनर में है 2.8 ग्राम तो क्या है N2 है, 2 ग्राम क्या है H2 है, और 1.6 ग्राम क्या है O2 है। तो हम हर एक गैस के मोल निकाल लेते हैं पहले तो, क्योंकि मोल से हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर N2 ये आएगा 2.8 डिवाइड बाय कितना 28 0.1, NH2 ये हमारे पास आएगा कितना 2 डिवाइड बाय कितना 2, इसका आ गया 1 मोल, और NO2 ये आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाय कितना 32, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 1.6 डिवाइड बाय 32, तो ये आया 1/20, है ना, यानी कि 0.05। तो टोटल मोल कितने आ गए हमारे पास, टोटल मोल आ गए हमारे पास 1.15, ये पूरे कंटेनर में टोटल मोल। अब हमें हर एक गैस की क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। तो भैया जी मोल फ्रैक्शन का एक ही तरीका मैंने बता रखा है, खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल। तो इसके खुद के मोल कितने हैं 0.1 डिवाइड बाय 1.15, XH2 ये हमारे पास खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल, और XO2 खुद के मोल 0.05 डिवाइड बाय सबके मोल कितने 1.15, सबकी मोल फ्रैक्शन आ गई। तो पार्शियल प्रेशर, सबसे पहले मैं N2 का पार्शियल प्रेशर निकालूं, तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, N2 टोटल प्रेशर कितना है 10, तो इसका पार्शियल प्रेशर 1.15 atm, 1/1.15 atm, यानी कि जो भी टोटल मिक्सचर है उस मिक्सचर में से जो हमारे पास N2 है ना 10 atm का जो प्रेशर लग रहा है उसमें से N2 का फ्रैक्शन कितना है, इतना है। फिर देखो PH2 तो खुद के मोल 1 डिवाइड बाय 1.15 इनटू टोटल प्रेशर इज 10, तो इसका है 10/1.15 atm। फिर हमारे पास है कौन PO2, तो इसके खुद के मोल 0.05 डिवाइड बाय कितना 1.15 इनटू कितना 10, तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 1.15 atm। आप देखो इन टोटल इन तीनों का सम जो है ना वो हमारे पास कितना होना चाहिए, इन तीनों का सम होना चाहिए कितना 10 atm। आप चाहो तो इन तीनों को ऐड करके देख लो, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 10 atm ही आएगा। क्लियर है बात। तो ये है अपने पास एक तरीके से पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका, बहुत ही आसान सा काम, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे इस अगले क्वेश्चन में देखना कि लैंग्वेज के बारे में, जैसे इसमें लैंग्वेज को कुछ ऐसे आपको देगा, है ना, बहुत ही आसान सा काम है, पार्शियल प्रेशर पर कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ, इसको काम में लेते हुए इसके एप्लीकेशंस जो है ना, जैसे किसी क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर का कांसेप्ट लगा दिया और क्वेश्चन को जो अच्छे लेवल का बना दिया, ये हो सकता है। हम आगे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन है ऐसा कि ए मिक्सचर, ए गैसियस mixture is prepared by mixing 2 moles of hydrogen and 3 moles of oxygen, ठीक है, ऐसा है। calculate the fraction of total pressure exerted by, calculate the fraction of total pressure exerted by hydrogen by H2। अब देखो कि क्वेश्चन जो है ना पता ही नहीं चलेगा कि भैया कहां से क्वेश्चन आया है, पूछ क्या रहा है। अब अगर आप इस लैंग्वेज को समझोगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे और जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करते जाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। कि कहीं से भी आपको प्रेशर के बारे में नॉलेज ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं, आपको केवल मोल गिवन है। तो वास्तव में इसमें पूछा क्या, ध्यान से देखना कि कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। कि भैया टोटल प्रेशर का वो हिस्सा जो कि हाइड्रोजन ने एक्सर्ट किया है,
कहने का मतलब यह है कि मान लो टोटल प्रेशर तो है P टोटल, और इसमें से इसका वो फ्रैक्शन जो हाइड्रोजन ने एक्सर्ट किया, फ्रैक्शन कैसे निकालूं, यानी कि आपको ये पूछा है कि P टोटल में से P हाइड्रोजन कितना है, ये वाली वैल्यू कितनी है, आपको ये चीज पूछी है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। तो भैया हमारा कांसेप्ट क्या कहता है कि हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर जो है ना वो किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन के। अब देखो कि ये वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो PH2 डिवाइड बाय P टोटल, ये तो निकालना है, तो ये किसके बराबर है, ये XH2 के बराबर है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूं, खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल, तो खुद के मोल तो कितने हैं 2 और टोटल मोल कितने हो जाएंगे 5। दिस इज आंसर। यही है कि भैया टोटल प्रेशर में से हाइड्रोजन ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है, तो उसका तरीका हमारे पास ये होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर, देखिएगा कि भैया जी क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये बोला है कि इफ एन एलिमेंट A कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म A एंड A2, ठीक है, कोई एलिमेंट है A है और दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है A और A2 के फॉर्म में, ठीक है। ए सिलेंडर is filled with 96 gram of element, ठीक है, from which 50% is in form of A and other 50% is in form of A2, ठीक है। कि गैस सिलेंडर है, उसमें जो है वो हमारे पास 96 ग्राम एलिमेंट का भर रखा है और 96 ग्राम में आपको बोल रखा है कि 50% तो क्या है A है और बाकी का 50% कौन है, A2 है, ठीक है। फिर आपको ये बोला है कि if volume of cylinder is 20 liter and temperature is 400 Kelvin, then calculate the partial pressure of A and A2. Also calculate the total pressure in cylinder, ठीक है। इफ ये आपको आगे दिया है एटॉमिक मास ऑफ ए, ठीक है, आपको ए का एटॉमिक मास दिया है कितना, इज 48, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा काम है, ठीक है। क्वेश्चन होने में देखने में लग सकता है कि थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपको क्या करना होता है कि कोई भी क्वेश्चन दे, है ना, जैसा क्वेश्चन बोलता है आप वैसा करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन जैसा जैसा आपको चला रहा है वैसा वैसा चलते जाओ, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करते जाओ, कांसेप्ट लगाओ, आंसर आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि गैस सिलेंडर है, उसमें कोई ए है। अब ए दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ए के फॉर्म में और A2 के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। फिर आपको ये बोल रहा है कि इसमें टोटल जो है 96 ग्राम तो क्या है, एलिमेंट का है, तो यानी कि टोटल मास 96 ग्राम है और इस 96 ग्राम में 50%, तो 50% तो A है और 50% A2 है, और 96 का 50% कितना, 48 ग्राम, तो यहाँ पर A होगा और बाकी बच गया 48 ग्राम, ये क्या होगा भैया, A2 होगा। क्लियर बात। अब आगे देखो क्या बोल रखा है कि भाई इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 20 लीटर, वॉल्यूम दे रखा है, आपको टेम्परेचर दे रखा है, आपको टोटल प्रेशर पूछा है या पार्शियल प्रेशर। भैया ये पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको जो हम एक काम करते हैं, टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं और टोटल प्रेशर से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको सबसे पहले इनके मोल चाहिए। तो मुझे बता दो जरा मोल ऑफ ए के मोल कितने, 48 डिवाइड बाय 48, ए के मोल तो कितने आ गए 1, ठीक है। और यहाँ पर NA2,
ये कितने 48 डिवाइड बाय टोटल कितना है भैया 96। आप देखो जरा कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, तो यहाँ पर अगर A का एटॉमिक मास 48 है तो A2 का मोलर मास कितना होगा, डबल होगा 96 होगा। तो इसके मोल कितना है 1/2। मुझे बता दो कंटेनर में टोटल मोल तो कितने हैं 1 + 1/2 यानी कि बोले तो कितना 3/2। तो ये तो हो गया कंटेनर में टोटल मोल। अब देखो कि हमें काम करते हैं पूरे कंटेनर पर PV = nRT हम लगा देते हैं, और पूरे कंटेनर पर PV = nRT लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा ये P टोटल, और यहाँ पर क्या लिखूंगा N टोटल। तो यहाँ पर प्रेशर आपको पूछा है P टोटल, वॉल्यूम तो कितना कंटेनर का, वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना 20 लीटर, m की वैल्यू कितनी 3/2, r की वैल्यू 1/12। हमें पता है कि जब भी P = nRT लगाना है तो हमेशा 1/12 हम काम में लेंगे। टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना 400, तो ये कैंसिल हुआ कितना 100, ये जाएगा 3, ये कैंसिल हुआ, ये जाएगा कितना 5 टाइम्स, तो हमारे पास P टोटल, ठीक है, ये आ गया कितना 2.5 atm कि भैया पूरे कंटेनर में प्रेशर कितना है 2.5। अब आपको तो क्या बताना भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड A2। तो आप खुद सोचो कि मोल फ्रैक्शन, अगर मैं A की मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल कितने हैं 3/2, तो XA तो आएगा कितना 2/3, और XA2 खुद के मोल कितने 1/2, तो ये आ जाएगा कितना 1/3। ठीक है, तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन आ गई, तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन कितना कितना, और भैया टोटल प्रेशर अपने पास कितना है 2.5, तो ये आ गया 2.5, तो इसका तो फ्रैक्शन आएगा कितना 5/3 atm। ये लो जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज 5/3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 ये हमारे पास निकल के आएगा भैया इसका कितना 1/3 इनटू कितना 2.5, तो ये आ जाएगा 2.5 बाय कितना 3 atm। ये लो जी, दोनों का पार्शियल प्रेशर भी आ गया, टोटल प्रेशर भी आ गया। तो आपको ओवरऑल कुछ नहीं करना होता है, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपके अच्छे से समझ में आई होगी, सारी चीजें जो अच्छे से आपकी क्लियर हुई होगी। ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं है ना, इनको एक बार आप वापस से देखें और वापस से एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करें। कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो वो आप वीडियो को पॉज करके खुद चेक करें एक बार कि क्या मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, और इसके बाद में आप जो भी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं उस मॉड्यूल में बेसिकली जाके देखें कि भैया इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास जो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।